लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम हम इसके डेफिनेशन तक पढ़ चुके हैं और उसके बाद फोर्स एंड मोमेंटम का रिलेशन भी हमने देख लिया है। मोमेंटम है टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी। बॉडी के अंदर मोशन की टोटल क्वांटिटी कितनी है, दैट इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। फोर्स और मोमेंटम में रिलेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। टाइम के साथ मोमेंटम में जितना चेंज आता है वो हमारी अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। जितना ये चेंज बड़ा होगा टाइम के साथ, उतनी ही हमारे पास इम्पैक्ट फोर्स ज़्यादा आएगी, या अगर हमारे पास अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो तो उसकी वजह से टाइम के साथ साथ मोमेंटम में चेंज भी ज़्यादा आएगा। नाउ ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन कंजर्व से वर्ड है, कंजर्व मीन रिमेन्स द सेम। वो लॉ जो ये एक्सप्लेन करता है कि मोमेंटम सेम रहता है किसी भी बॉडी का, किसी भी सिस्टम का, उस लॉ को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी। ये हमारी पहले की डिस्कशन है जो हमने यूनिट के स्टार्ट में पढ़ लिया था कि मोमेंटम इज इक्वल टू m टाइम्स मास टाइम्स वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो मोमेंटम है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि इस पे मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे वर्ड आया है मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम क्या चीज़ है इसको हम पहले देखेंगे कि इस साइंस की टर्म में, फिजिक्स में हम सिस्टम किसे कहेंगे। अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ बॉडीज विद इन सर्टेन बाउंड्रीज। किसी भी बाउंड्री के अंदर ग्रुप ऑफ बॉडीज, वो एक बॉडी भी हो सकती है और नंबर ऑफ बॉडीज भी हो सकती हैं। बाउंड्री के अंदर जो बॉडीज होंगी, हम उस बाउंड्री के साथ उन तमाम बॉडीज को एक सिस्टम कहेंगे। जैसे राइट साइड पे एक सिस्टम है जिसमें दो स्फेयर्स हैं, अगर हम इसके साइड पे एक बाउंड्री ड्रॉ कर दें तो इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम हो जाएगा कि ये ग्रुप ऑफ बॉडीज हैं, स्फेयर्स हैं और एक बाउंड्री के अंदर हैं, तो इसलिए ये हम इसको एक सिस्टम कहेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा? एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज, बॉडीज जो आपस में इंटरेक्ट कर रही हों। जैसे ये दो बॉडीज हैं, दो स्फेयर्स हैं, ये स्फेयर अगर मूव करता है तो जो सेकंड स्फेयर है उसको जाके कोलाइड कर सकता है। ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, बट नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। बाहर से, इस सिस्टम के बाहर से इसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम अगर ये दो स्फेयर लें और इस स्फेयर के गिर्द एक बाउंड्री हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक सिस्टम है, ये स्फेयर्स का एक सिस्टम है। ये दोनों स्फेयर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक स्फेयर दूसरे स्फेयर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स इनके ऊपर एक्ट नहीं करती, यहाँ से हम बाहर से इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते। अगर ये स्फेयर्स मूव कर रहे थे तो इनसाइड दिस बाउंड्री वो मूव करते जाएं, बाहर से हम इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना करें, यहाँ से आके इसके ऊपर फोर्स बाहर से, बाउंड्री के बाहर से हम फोर्स अप्लाई ना करें। तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं कि जिस सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो। सो दिस विल बी द आइसोलेटेड सिस्टम। ये दो सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम को डिफाइन हमने क्यों किया? क्योंकि जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो आइसोलेटेड सिस्टम के साथ डील करता है। अगर कोई भी नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम के ऊपर एक्ट ना करे तो इस सिस्टम का मोमेंटम ये हमेशा सेम रहेगा। अगर ये बॉडीज मूव कर रही थी और उनकी मोशन की वजह से इसका कोई मोमेंटम था, तो जिस टाइम पे हम मर्जी इसका मोमेंटम देख लें वो मोमेंटम सेम रहेगा। जैसे अभी ये बॉडीज रेस्ट पे, ये दोनों स्फेयर्स रेस्ट कंडीशन पे, तो इनका मोमेंटम ज़ीरो है। जब तक ये रेस्ट पे रहेंगे, ये रेस्ट पे क्यों रहेंगे? क्योंकि इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ही नहीं होगी। जब फोर्स अप्लाई नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि ये
इनके अंदर एक्सीलरेशन भी नहीं आएगा, ये रेस्ट पे ही रहेंगे। अभी आप इसका मोमेंटम लें तो ज़ीरो होगा, 10 मिनट्स के बाद अगर मोमेंटम फाइंड आउट करें तब भी ज़ीरो होगा। जिस टाइम मर्जी मोमेंटम आप इसका मेजर कर लें वो हमेशा सेम रहेगा। अगर ये बॉडीज़ मूव कर रही हों और इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए, यानी कि बाहर से हम आके कोई फोर्स लगा के इस बॉडी को मूव ना करें, हमने एक टाइम एज्यूम किया कि जिस टाइम पे ये दोनों स्फीयर्स मूव कर रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे उसका कोई मोमेंटम होगा। अगर उस मोमेंटम की वैल्यू 2 न्यूटन सेकेंड है, आप किसी भी और टाइम इंटरवल के बाद उसका अगर मोमेंटम मेजर करेंगे तो वो 2 न्यूटन सेकेंड ही होगा। ये मोमेंटम इसका चेंज नहीं होगा। चेंज तब होता है मोमेंटम जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट हो, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो। तो हम सिस्टम ही ऐसा ले रहे हैं जो आइसोलेटेड सिस्टम है, जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर से ही कोई और फोर्स इस बॉडी के ऊपर एक्ट होना शुरू हो जाए, इस बॉडी के ऊपर कोई और फोर्स एक्ट हो, लेकिन इस बाउंड्री के बाहर से आके कोई फोर्स इनको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो ऐसा जो आइसोलेटेड सिस्टम होगा, उस सिस्टम का मोमेंटम ये हमेशा सेम रहेगा। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। The momentum of an isolated system of two or more than two interacting bodies remains constant. Let's come on the textbook. The momentum of an isolated system, एक isolated system का momentum, isolated system हमने अभी देख लिया है कि जिसके ऊपर कोई भी external force act ना कर रही हो, of two or more than two interacting bodies। अब उस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर दो या दो से ज़्यादा इंटरेक्टिंग बॉडीज़ भी हो सकती हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हों, एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही हों। रिमेन्स कांस्टेंट, उनका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। जिस टाइम पे हम मर्जी मोमेंटम हम उसका कैलकुलेट करें, द मोमेंटम विल नेवर चेंज। और हम इसको कह सकते हैं कि द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ ऑलवेज कंजर्व, हमेशा ये सेम रहेगा। आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होगा। कंसीडर एन एग्जाम्पल ऑफ एयर फिल्ड बैलून एज डिस्क्राइब अंडर थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने एयर फिल्ड बैलून की एग्जाम्पल पढ़ी थी कि जिसमें एक्शन और रिएक्शन को हमने देखा था कि बैलून एयर के ऊपर एक्शन फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से वो एयर रश आउट होती है बैलून से, और एज अ रिएक्शन वो एयर बैलून के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है और बैलून आगे मूव करता है, मूव्स फॉरवर्ड। उसी एग्जांपल को हम लें, अब वो बैलून मूव कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो उसके अंदर मोमेंटम आना है। अगर हम उसको आइसोलेटेड सिस्टम लें कि वो बैलून का जो सिस्टम है वो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड कैसे है कि हम एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट नहीं कर रहे, उस बैलून बाउंड्री है और बैलून के अंदर जो एयर फील्ड है वो दूसरी बॉडी है, आप दूसरा मटेरियल ले लें, इन दोनों के ऊपर ये दोनों मिला के एक सिस्टम बना रहे हैं। और आइसोलेटेड सिस्टम कैसे है कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही। तो अब जिस टाइम पे ये एयर बैलून से बाहर निकलेगी, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो आएंगी। द एयर कमिंग आउट ऑफ इट पोजेसेस मोमेंटम, जो एयर उस बैलून से बाहर आ रही है मोशन की वजह से और मास की वजह से, उसके अंदर मोमेंटम है। इसी मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए, ये एयर का मोमेंटम है, हमने ये कहा है कि सिस्टम का मोमेंटम सेम रहेगा। अगर एयर का मोमेंटम है तो बैलून में भी मोमेंटम आएगा। तो इस मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए, सेम रखने के लिए, द बैलून मूव्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ एयर रशिंग आउट। जिस डायरेक्शन में एयर रश आउट हो रही है उसके ऑपोजिट बैलून मूव करेगा। तो मोमेंटम उस सिस्टम का सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि एयर मूव कर ले उसके अंदर तो मोमेंटम आ जाए, लेकिन बैलून जो सेकंड बॉडी है वो मूव ना करे, उसका मोमेंटम ज़ीरो हो। इस मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए ही एयर और बैलून दोनों के अंदर मोमेंटम आएगा और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। नाउ लेट्स कम टू इट्स मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे कि मोमेंटम जो है वो सेम रहेगा, उस लॉ को हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर्स ऑफ masses m1 एंड m2। यही दो स्फीयर्स लें और इसको कंसीडर करें, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। हमने सपोज किया है कि ये
दो स्फीयर्स का एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ये बाउंड्री आप इमेजिनरी एक बाउंड्री ले लें कि यहाँ पे एक बाउंड्री है और इस बाउंड्री के अंदर ये दो स्फीयर्स हैं, दो बॉडीज़ हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं। और हम ये भी एज्यूम करते हैं कि इस आइसोलेटेड सिस्टम में ये दोनों मैसेज, ये दोनों बॉडीज़ मूव कर रही हैं विद वेलोसिटीज़ u1 एंड u2। ये दो मैसेज, दो स्फीयर्स हैं, एक का मैस m1 है, दूसरे का मैस m2 है। ये दोनों मैसेज, दोनों बॉडीज़ मूव कर रही हैं और इनकी वेलोसिटी u1 है, m1 की वेलोसिटी u1 है और m2 की वेलोसिटी u2 है। कोई भी हम इसको नाम दे सकते हैं। वेलोसिटी का सिंबल ऑल्दो v1 होता है, लेकिन अगर हम इसको कोई डिफरेंट वैल्यू देना चाहें तो उसके लिए हम कोई भी सिंबल इसको दे सकते हैं। वैल्यू हम यहाँ पे फिगर की फॉर्म में नहीं लिख रहे, अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि हम इजीली उसके अंदर कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकें। तो यहाँ पे हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया है दो स्फीयर्स का, जिसमें से एक का मैस m1 है और सेकंड का m2 है। दोनों बॉडीज़ मूव कर रही हैं, एक की वेलोसिटी u1 है, दूसरे की वेलोसिटी u2 है। इसका मतलब ये है कि दोनों के मैसेज भी इक्वल नहीं हैं और दोनों की वेलोसिटीज़ भी इक्वल नहीं हैं। बॉडीज़ दोनों मूव कर रही थी। हम एज्यूम करते हैं कि कुछ टाइम के बाद m1 स्ट्राइक करता है, कोलाइड करता है मैस m2 के साथ। दोनों बॉडीज़ मूव कर रही थी, m1 स्ट्राइक कर, उनकी वेलोसिटी थी u1 u2। कुछ टाइम के बाद मैस 1 कोलाइड कर जाता है मैस 2 के साथ। ये हमारा कोलिजन का टाइम है जिस टाइम पे ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये कोलाइड किया क्यों है इन्होंने? हमने इससे पहले ये भी एज्यूम किया, जो मिस हो गया मुझसे, कि u1 इज़ ग्रेटर देन u2। जो मैस 1 की वेलोसिटी है वो मैस 2 की वेलोसिटी से ज़्यादा है। ये हाई स्पीड के साथ बॉडी मैस 1 मूव कर रहा है और दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो और एक लाइन में ये अगर मूव कर रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है कि अगर ये हाई वेलोसिटी के साथ आ रही है बॉडी तो ये मैस 2 को के साथ आगे स्ट्राइक करेगी। तो कुछ टाइम के बाद जिस टाइम पे ये कोलाइड किया है हमने वो टाइम लिया, ये इन दोनों की कोलिजन हो गई है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि ये मैस 1 स्टॉप कर जाए कोलिजन की वजह से, ये भी हो सकता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर दे। कोई भी सिचुएशन आ सकती है, लेकिन हम एज्यूम ये करते हैं कि दोनों सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, लेकिन अब उनकी वेलोसिटी चेंज हो गई है। हो सकता है कि v2 जो वेलोसिटी u2 थी वो इसकी कोलिजन की वजह से ज़्यादा हो जाए, u2 से बढ़ जाए, और जो m1 मैस था जिसकी वेलोसिटी u1 थी वो वेलोसिटी कम हो जाए इस कोलिजन की वजह से। मैन हमारा पॉइंट ये है कि ये कोलिजन के बाद इन दोनों की वेलोसिटीज़ चेंज हो जानी है। हम एज्यूम करते हैं कि दोनों सेम ही डायरेक्शन में मूव करते रहें, कोलिजन के बाद दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और उनकी वेलोसिटी चेंज हो गई है। मैस चेंज नहीं हुआ, मैस सेम रहा है और वेलोसिटी चेंज हो गई है। अब इस मैस 1 की वेलोसिटी v1 बन गई है और मैस 2 की वेलोसिटी हम एज्यूम कर रहे हैं चेंज होके v2 हो गई है। तो जब वेलोसिटी चेंज हुई तो इसका मतलब ये है यहाँ पे भी मोमेंटम था इस बॉडी का मैस 1 का, यहाँ इस मैस 2 का भी मोमेंटम था क्योंकि ये दोनों मूव कर रही हैं। कोलाइड करने के बाद भी इनमें कुछ मोमेंटम है और वो मोमेंटम चेंज होगा, इसकी वैल्यूज़ सेम नहीं होंगी। हम मोमेंटम की वैल्यूज़ लिखते हैं दोनों बॉडीज़ के लिए। बिफोर कोलिजन हम इस स्टेज को लेते हैं, ये हमारा इनिशियल स्टेज है बिफोर कोलिजन वाला, कोलिजन से पहले का जो स्टेज है। उसके लिए अगर हम मोमेंटम लिखें फॉर मैस 1, मोमेंटम फॉर मैस 1 बॉडी 1 के लिए जो मोमेंटम है इट विल बी इक्वल टू m1 u1, क्योंकि मोमेंटम होता है मैस टाइम वेलोसिटी। इस बॉडी का मैस है m1 और इसकी वेलोसिटी है u1, देयरफॉर इट्स मोमेंटम विल बी m1 u1। और इनिशियल मोमेंटम ही मैस 2 के लिए अगर हम लिखें बॉडी 2 के लिए, तो बॉडी 2 का मैस है m2 और इसकी वेलोसिटी है u2। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इस बॉडी का मोमेंटम आ जाएगा m2 u2। हमारे पास इनिशियल मोमेंटम में दो बॉडीज़ थी, दो मोमेंटम हैं। अगर हम लिखना चाहें
टोटल इनिशियल मोमेंटम, इनिशियली टोटल मोमेंटम कितना था? इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ बोथ मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2। ये टोटल मोमेंटम है इस आइसोलेटेड सिस्टम का। हम डिस्कस कर रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम को, और उस आइसोलेटेड सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है m1 u1 प्लस m2 u2। इधर कोई थर्ड बॉडी नहीं है, यही इन दोनों को हम ऐड कर लें तो हमारे पास टोटल मोमेंटम आ जाएगा। अब हम मोमेंटम लिखते हैं आफ्टर कोलिजन के लिए। ये ड्यूरिंग कोलिजन को हम नहीं एक्सप्लेन कर रहे, हम एक इनिशियल और एक फाइनल मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। मैस 1 के लिए जो फाइनल मोमेंटम है वो होगा, इसका मैस है m1 और इसकी वेलोसिटी होगी ये v1। फाइनल मोमेंटम फॉर मैस 1 इज m1 v1 एंड फॉर मैस 2 इज m2 v2। therefore total final momentum will be m1 v1 plus m2 v2। इस आइसोलेटेड सिस्टम का जो फाइनल मोमेंटम है, ये डिफरेंट स्टेजेस आपको डिफरेंट फिगर्स में दिखाए हुए हैं। ये एक ही सिस्टम था, आइसोलेटेड सिस्टम था एक ही, जिसमें ये दोनों स्फीयर्स मूव कर रहे थे किसी भी वेलोसिटी के साथ। कुछ टाइम जब इसकी वेलोसिटी u1 ग्रेटर थी तो कुछ टाइम के बाद ये इसके साथ कोलाइड कर गई है, और वो टाइम हमें दिखा दी है। कोलिजन के बाद हम इस फाइनल स्टेज को ले रहे हैं कि जब ये दोनों स्फीयर्स मूव कर रहे हैं वेलोसिटीज v1 और v2 के साथ। अभी हमने जो लॉ पढ़ा है उसमें यह है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम सेम रहता है। जिस टाइम पे हम मर्जी मेजर कर लें वो मोमेंटम सेम रहेगा, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रही होती। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दो मोमेंटम हमने लिए, एक इनिशियल मोमेंटम है और दूसरा फाइनल मोमेंटम है। इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनकी वैल्यूज हम पुट करें, वी कैन राइट m1 u1 प्लस m2 u2, इट विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब हमारे पास अगर इनके मैसेज और वेलोसिटीज़ की वैल्यूज़ हों तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके इनके मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ डिजिट्स। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की मैथमेटिकल फॉर्म है कि मैथमेटिकली हमने लिख के दिखा दी है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स द सेम। इसी लॉ को हम अभी अप्लाई करेंगे एक गन और बुलेट के सिस्टम पे के, और हम एक उससे इस क्वेश्चन का आंसर भी लेंगे कि हमारी गन जो है वो रिकॉइल क्यों होती है जिस टाइम पे हम फायर करते हैं, उसके बाद गन रिकॉइल क्यों होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों आती है। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें समझ आ जाए तो हम इसको इजीली इसका आंसर भी ले सकेंगे। लेट्स कंसीडर दिस इज़ अ गन और इसका मैस है कैपिटल M, और ये बुलेट है जिसका मैस है स्मॉल m। गन और बुलेट का एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, और बिफोर फायरिंग ये गन और बुलेट दोनों रेस्ट कंडीशन पे होंगे। जब दोनों रेस्ट कंडीशन पे हों हमारे पास फार्मूला है P इज़ इक्वल टू mv। अगर ये वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए तो हमारा मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा। फायर करने से पहले इसका मोमेंटम ज़ीरो है, गन का मोमेंटम भी ज़ीरो है और बुलेट का मोमेंटम भी ज़ीरो है। जब फायर किया हमने तो उस टाइम पे ये बुलेट फॉरवर्ड मूव करेगी और जो गन है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। दोनों के अंदर मोशन आएगी तो हम उसके, इट मीन्स उसकी वेलोसिटी है, तो हम उस टाइम की वेलोसिटी को मेंशन करते हैं कि जो गन की वेलोसिटी है वो कैपिटल V है और जो बुलेट की वेलोसिटी है दिस इज स्मॉल v।
इस सिस्टम के ऊपर, आइसोलेटेड सिस्टम पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर अप्लाई करें तो इनिशियल मोमेंटम को डिस्कस करें। इनिशियल मोमेंटम फॉर गन बिफोर कोलिजन इज ज़ीरो। इनिशियल मोमेंटम फॉर बुलेट, सॉरी कोलिजन नहीं है, बिफोर फायरिंग इज ज़ीरो। इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट बिफोर फायरिंग इज ज़ीरो। हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो ज़ीरो होगा, दोनों को ऐड करें हमारे पास ज़ीरो आएगा। फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं कि फाइनल मोमेंटम जब स्टेज है, गन से बुलेट फायर की गई है, उस टाइम पे मोमेंटम क्या है? तो फाइनल मोमेंटम will be equal to the momentum of bullet and the momentum of gun. Momentum of gun mass times velocity. mass गन का है कैपिटल M और इसकी वेलोसिटी है कैपिटल V, और बुलेट का mass है स्मॉल m और इसकी वेलोसिटी है स्मॉल v। ये हमारे पास फाइनल मोमेंटम आ गए। इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो है, फाइनल मोमेंटम की कोई वैल्यू है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम ये सेम होते हैं। सो इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज ज़ीरो एंड फाइनल मोमेंटम इज mv प्लस स्मॉल mv। इसी को अगर हम रीअरेंज करें, वी विल गेट कैपिटल mv विल बी इक्वल टू नेगेटिव स्मॉल mv, और इस गन की वेलोसिटी अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, इट विल बी इक्वल टू स्मॉल m कैपिटल V डिवाइडेड बाय, इट्स नॉट कैपिटल V, स्मॉल v द वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ गन। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया गन और बुलेट के सिस्टम पे, और हमने वही सिचुएशन ली है, वही केस लिया, उसी तरह लॉ को अप्लाई किया कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम ये हमेशा सेम होगा। इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो था और फाइनल मोमेंटम की ये वैल्यू हमारे पास आई थी, दोनों को टोटल ये फाइनल मोमेंटम है। दोनों को इक्वेट करें तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ गन ये आ रही है स्मॉल mv डिवाइडेड बाय कैपिटल M। इस रिलेशन से हमें क्या पता चल रहा है? एक तो ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि ये कैपिटल V और स्मॉल v इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। वेलोसिटी फॉरवर्ड जा रही है तो जो गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी, और बाकी जो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम रिकॉइल ऑफ गन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जो गन बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है हम इसको गन का रिकॉइल भी कहते हैं। तो इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हमें बुलेट का मास पता हो और उसकी वेलोसिटी पता हो, किस वेलोसिटी से वो बुलेट मूव करके जा रही है, और मास ऑफ गन हमें पता हो, तो हम रिकॉइल फाइंड आउट कर सकते हैं कि गन किस वेलोसिटी के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। हमारी ये रेशो जो है, मास ऑफ गन हमेशा मास ऑफ बुलेट से ज़्यादा होगा, तो ये हमारी जो फाइनल आंसर आएगा वो हमेशा एक स्मॉल वैल्यू आएगी। डिनोमिनेटर में अगर बड़ी वैल्यू हो तो हमारा आंसर छोटा आ रहा होता है। तो इस रेशो की वजह से स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M, ये वैल्यू रिज़ल्ट हमारे पास हमेशा स्मॉल आएगा। इसी वजह से इसकी वेलोसिटी गन की स्मॉल होती है, बुलेट की हाई वेलोसिटी होती है और गन की वेलोसिटी जो रिकॉइल होता है वो स्मॉल होता है, और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और गन बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है, उसका रिकॉइल जो होता है वो उसके ऑपोजिट होता है मोशन के। तो इस फार्मूले से हमें दो चीज़ें पता चल रही हैं कि एक तो ये रेशो हमेशा स्मॉल आएगी जिसकी वजह से ये बुलेट गन की जो रिकॉइल है वो स्मॉल होगा, और दूसरी चीज़ ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि दोनों की डायरेक्शन मोशन की ऑपोजिट होगी। जो डायरेक्शन मोशन की बुलेट की है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन मोशन की गन के लिए होगी। नाउ कम टू द टेक्स्ट बुक। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जहाँ पे एंड हुए, उसके बाद यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एप्लीकेशन सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट, इसी सिस्टम के ऊपर
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करके दिखाया है। दिस इज इट्स मैथमेटिकल डेरिवेशन, और ये फाइनल फॉर्म है जो हमने डिराइव की है, और लास्ट पैराग्राफ में इसी फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया गया है। The velocity v of the gun, the negative sign indicates that the velocity of the gun is opposite to the velocity of the bullet. दोनों की velocity opposite है, ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है। The gun recoils, इसी वजह से गन जो है वो रिकॉइल करती है। Since mass of the gun is much larger than the bullet, ये गन का मैस हमेशा ज़्यादा ही होगा, बुलेट का मैस हमेशा कम होता है। Therefore, the recoil is much smaller than the velocity of the bullet. जब ये डिनोमिनेटर में वैल्यू लार्ज हो तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो स्मॉल आ रहा होता है। तो ये वेलोसिटी जो रिकॉइल है, जो गन की बैकवर्ड वेलोसिटी है, वो हमेशा स्मॉल होगी। इसी लॉ को हम डेली और कहाँ देखते हैं, जैसे हमने बुलेट, बैलून और एयर की एग्जांपल डिस्कस की है कि उस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक ही वो दोनों फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में जो एयर आ रही है उन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही वहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो रॉकेट्स और जेट इंजन जो हैं ये भी सेम प्रिंसिपल पे वर्क आउट करते हैं। इन मशीन्स में जो हॉट गैसेस हैं वो उनके टेल पाइप से इजेक्ट हो रही होती हैं, और उसकी उसी मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए वो रॉकेट या जेट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड 3 क्वेश्चन हैं हमारे एक्सरसाइज में। फर्स्ट वन इज क्वेश्चन 3.11, व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, तो इसमें हम पहले ये इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। देयर इज़ अ वर्ड आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम को डिफाइन कर देंगे, व्हाट इज़ एन आइसोलेटेड सिस्टम। उसके बाद एग्जांपल है, द नेक्स्ट मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, और इसी एक्सप्लेनेशन के साथ हम ये फिगर्स ड्रॉ करेंगे। उसके बीच से हम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की जो डिटेल है वो हेडिंग्स में सेपरेट कर सकते हैं। हेयर द हेडिंग विल बी बिफोर कोलिजन, एंड यहाँ से आफ्टर कोलिजन की हमारी डिस्कशन स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करके फाइनल इक्वेशन हमने ये डिराइव कर ली है। 13 क्वेश्चन है, व्हेन अ गन इज फायर्ड इट रिक्वायर्स वाई। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो ये जितनी डिस्कशन हमारी हुई है कि हमने एक गन और बुलेट का सिस्टम लिया है, आइसोलेटेड सिस्टम। पहले वो रेस्ट पे थे, उनका मोमेंटम ज़ीरो था। जब फायर किया गया तो उनके पास कोई वेलोसिटी आई है, और उसके मैस और वेलोसिटी हमने डिनोट किए एम वी से। उनके मोमेंटम लिखें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक उनको इक्वेट किया। ये फाइनल हमारे पास फार्मूला आया है, और इस पैराग्राफ में हमने इस फार्मूले को एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन 3.12, व्हाई इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इम्पोर्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। डेली लाइफ में हम जितने मूविंग ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, स्पेशली जो रॉकेट्स और जेट इंजन की हमारी डिस्कशन है लास्ट पैराग्राफ की, ये हमारे पास इस लॉ की इम्पोर्टेंस शो कर रही है। नाउ देयर इज एग्जांपल रिलेटेड टू द सेम टॉपिक। अ बुलेट ऑफ mass 20 gram is fired from a gun with a muzzle of velocity 100 meter per second. Find the recoil of the gun. बुलेट का मैस है 20 ग्राम, स्मॉल m is 20 ग्राम, and muzzle velocity with a muzzle velocity of 100 meter per second, और इस बुलेट की वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड। फाइंड द रिकॉइल ऑफ द गन। गन का रिकॉइल फाइंड करना मीन्स कैपिटल V, वी हैव टू फाइंड कैपिटल V। इफ इट्स मैस इज 5 kg, अगर गन का मैस जो है वो 5 kg हो। यहाँ से हम मैसेज को कंपेयर करके देख सकते हैं, द बुलेट मैस इज ओनली 20 ग्राम एंड द मैस ऑफ गन इज 5 किलोग्राम, 0.02 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम। वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे एंड वी गेट कैपिटल V इज इक्वल टू mass of bullet, speed of bullet divided by the mass of gun. We get negative 0.4 meter per second. The negative sign indicates that the gun recoils. ये साइन बता रहा है कि वेलोसिटी जो हमने फाइंड आउट की है वो ऑपोजिट है उस वेलोसिटी के जो हमने यूज़ की है, और वो गन का रिकॉइल है। Moves in the backward direction opposite to the motion of the bullet with a velocity of 0.4 meter per second. उसकी वेलोसिटी 0.4 meter per second होगी, लेकिन opposite to the velocity of bullet होगी। So this is all about law of conservation of momentum, its application,
and importance in daily life with solved numerical problem.